नमस्कार। हिंदी वाटिका के इस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आईएससी सिलेबस के अंतर्गत गद्य संकलन जो हमारी किताब है उसमें हम पुत्र प्रेम, गौरी, शरणागत ये 3 कहानियाँ पढ़ चुके हैं पहले। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे चौथी कहानी सती। शिवानी द्वारा रचित यह कहानी है। यह कहानी भी महत्वपूर्ण है अन्य कहानियों की तरह। तो कहानी या ये पाठ प्रारंभ करने से पहले हम 2 मिनट की शांति धारण करेंगे। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए शुरू करते हैं कहानी सती जो शिवानी द्वारा रचित है। शिवानी लेखिका हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और ज्वलंत कहानियाँ लिखने में इनका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लेखिका शिवानी का परिचय जान लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। शिवानी इनका नाम जो है वो प्रसिद्ध नाम है। इनका मुख्य नाम जो है वो गौरा पंत है। ये शिवानी नाम से लेखन कार्य करती हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी में गुजरात के निकट राजकोट में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इनके द्वारा रचित कहानियाँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। कहानियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पत्र और पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिसके कारण इन्हें अमिट पहचान मिली है और इनका नाम अत्यधिक सम्मान से लिया जाता है साहित्यकारों की श्रेणी में। 21 मार्च सन 2003 को 79 अर्थात 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं और संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। कहानियों में विष कन्या, लाल हवेली, करिए छिमा, पुष्पहार, 4 दिन, अपराधिनी व आपका बंटी यह इनका कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का अर्थ है कि इस नाम से इनकी किताब है और उसके अंतर्गत कई कहानियाँ इन्होंने प्रकाशित की हैं। उपन्यास कैजा, 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी और मायापुरी ये इनके द्वारा रचित उपन्यास है। लेखिका शिवानी जो हैं सरल और सजीव भाषा का प्रयोग करती रही हैं। व्यावहारिक भाषा को इन्होंने मुख्य रूप से अपना आधार बनाया है। बहुत क्लिष्टता और बहुत कठिन भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तत्सम, तद्भव और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी बराबर किया है, जिससे इनकी रचनाएं सामाजिक आडंबरों पर और रूढ़ियों पर करारा प्रहार करती दिखाई पड़ती हैं।
साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में शिवानी नाम किसी विशेष परिचय का मोहताज नहीं। इन्होंने कम रचना के द्वारा ही अमिट पहचान बना ली है हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कहानी। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक दिन के लिए ही बाहर जा रही थी। इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ महाराष्ट्री महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए एक वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाकर एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराही दान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझला कर सुराही दान ठिकाने से लगाकर जैसे ही पुस्तक की रस में डुबकी लगाती, सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे तो मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोलकर वे बीच में हिल हिलकर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था। शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। चेहरे पर रोब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा ही खुरदरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगलियों में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ हो ही नहीं सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकली देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टाँगते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं, जिनकी हस्त रेखाओं को
उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिख की दरारों से मलिन कर देती हैं। लेखिका का कहना है कि वह जब ट्रेन में अपनी बर्थ में आई तो उससे पहले ही उन्होंने देख लिया था कि उनके साथ उनकी तीनों जो यात्री हैं वो महिलाएं ही हैं। इससे उन्होंने बहुत सुकून की सांस ली, क्योंकि पुरुष सहयात्रियों के रहने से उनकी नासिका गर्जन होता है, जिससे थोड़ा सा शांति पूर्ण वातावरण नहीं मिल पाता और सफ़र थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है। तो महिलाओं के होने से उन्हें अच्छा अनुभव हुआ और उन्हें सुकून हुआ इस बात से। जैसे उन्होंने बताया कि एक महिला महाराष्ट्रियन थी और दूसरी पंजाबी। तो उनका वर्णन करते हुए, उनके बाह्य रूप का वर्णन और उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए लेखिका उनके बारे में बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें देखकर उनके बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उनका स्वभाव कैसा है। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब की विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी अर्थात कम बोलने वाली सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था, किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केशराशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। अर्थात वो देखने में बहुत आकर्षक थी और उन्हें इस बात का स्वयं भी बहुत अनुमान था। इसी कारण उन्होंने अपनी वेशभूषा, अपनी साज सज्जा बहुत सलीके से की थी। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में था दोहरी लड़ का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बनोनकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट टपट के फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ था। उफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं? वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुझे पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगे। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे धर दिए। महाराष्ट्रीय महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया।
मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्या वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठी कसी शरीर की लावण्यमयी गति यौवना थी। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांच तूफान में नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुरे स्वेटर का, जिसे उन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछती, कभी अपनी सूर्पनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों का, बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबे पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीदारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। ऐसी गंभीर भाषण की गोलीबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखभाल करती है। ना बहन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं, नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आप आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है?
उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथ से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुथ गए। अजीब औरत है, आप क्या सोचती हैं, यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका या इसको ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सती फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खातिरदारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेल गाड़ी वन, ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदते फांदते सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देखकर दूसरे यात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांत उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगी। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दूर आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन भुवनी हंसी ने हम सभी को पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदान कचौड़ियाँ थीं, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ी हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांके थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटखारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तेदानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुँह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें रोक नहीं सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगी। ना जानू जानकी नाथे सवारी सू थवानु छे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है। चलो, गुड नाइट। बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखें तुम तीनों को। सचमुच ही उनकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने
कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजू बंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उरद में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रहकर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति ही हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्स! मिसेस बनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। मेरा सिर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे जैसे कोई सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मार कर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। सुना गया है कुकुर मुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय, मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है, बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था ही नहीं। 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृता होती दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों ही स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो बच्चों, आपने पढ़ी अभी सती कहानी। शिवानी द्वारा रचित इस कहानी में वे हमें जागरूक कर रही हैं कि किसी को देखकर उसकी मीठी मीठी बातों में आसानी से नहीं आ जाना चाहिए। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। कोई भी रीज़न दे, कोई भी कारण बताए, कितना भी हमें भावुक क्यों ना करे, लेकिन हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ट्रेन में चलते समय या किसी भी साधन से सफ़र करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी भरोसे का पात्र नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारा भरोसा टूटता है, और कोई भी व्यक्ति विश्वास के योग्य है या नहीं, इसका हम निर्धारण जल्दी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेखिका हमें यह चेतावनी भी देती है, हमें यह समझाती भी है, इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ घटी इस घटना से उन्होंने ये सबक लिया, और इसीलिए उन्होंने हमें इसके द्वारा जागृत करने का प्रयास किया है, जिससे और कोई इस प्रकार की घटना से किसी का बुरा ना हो, कोई भी इस प्रकार की घटना में न फंसे, किसी का अहित न हो। चलिए बच्चों, आज की कक्षा समाप्त करते हैं। शीघ्र ही अगली कक्षा में हम मिलेंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर या अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं, उन्हें लेकर मैं शीघ्र आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, चैतन्य रहें, और किसी भी प्रकार की
मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।